हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने अपना ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और उसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अपनी 10 क्लास कर ली हैं। आज हमारी जो क्लास है वो 11वें नंबर की क्लास है। आज इसमें हमने जैसे बात की थी पिछली क्लासेस में, जिससे हमने भारत का सामान्य परिचय सारा जान लिया था। आज का जो हमारा क्लास है वो हमारी भारत की जो है जलवायु को लेके है, जिसकी हमने पिछले क्लास में बात की थी कि आगे जो क्लास होगी उसमें भारत की जलवायु को हम पढ़ेंगे। तो आज उसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप जो है इसको बढ़िया ध्यान से देखिए। और क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं तो थोड़ा सा जो है आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसमें कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो और बाकी चीज़ें जो आपकी कठिनाई होगी मैं आसान करने वाला हूँ और आज आपको जो है भारत की जलवायु अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि भारत की जलवायु में क्या क्या चीज़ें आपके लिए जानने वाली हैं, क्या आपके एग्ज़ाम्स को लेके ज़रूरी होती हैं, कितनी आपको चीज़ें और जाननी चाहिए कि एक समझदारी आपको भारत की जलवायु की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है आपका, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो आपकी भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु को आज हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम भारत की जलवायु को समझेंगे कि किस तरीके से भारत में जलवायु को लेके चेंजेस आते हैं, कैसी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय है कि उष्ण कटिबंधीय है, समझे। तो उसको हम जानने वाले हैं कि उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो उस सबको हम जानेंगे कि ये कैसी है और जलवायु क्या है इसको जानेंगे, मौसम क्या चीज़ होती है इसको जानेंगे, मैप के जरिए जानेंगे। चिंता मत करिए, सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो पहली बात शुरू करते हैं इसमें कि हम जानते हैं कि पहली बात तो जो भारत की जलवायु जो लिखा है उस जलवायु का अर्थ क्या होता है। पहले ये जान लीजिए कि जलवायु का क्या मतलब है। तो जलवायु का अर्थ क्या है। अब ये क्लास आप नोट्स करते रहिए। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें ना के बराबर आपको कहीं से देखनी पड़ेंगी। आप इसके साथ जो है अपना जो घटना चक्र का पूर्वालोकन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको फिर कहीं से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो और इसको भी हम कराएंगे आपके जो जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा उससे पहले ही आपको सारे पूर्वालोकन की वीडियो भी अच्छे से करवाई जाएंगी, सारा क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। तो देख लेते हैं कि भारत की जलवायु है क्या चीज़। तो जलवायु समझ लेते हैं और फिर हम मौसम समझेंगे और फिर जानेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है कि जलवायु क्या होती है कि किसी मान लो एक बड़े क्षेत्र की जब क्या होता है कि बड़े क्षेत्र की एक दीर्घकाल में बड़े क्षेत्र की, ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक जो एक कोई मान लो एक एरिया है, उस बड़ा क्षेत्र है, ये किसी एक मान लो पूरा महाद्वीप है या उस महाद्वीप का कोई बड़ा क्षेत्र है और उसमें क्या है कि लंबे समय तक यानी दीर्घकालिक समय तक जब वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं, जब वायुमंडलीय दशाएं देखी जाती हैं तो उनका जो एक औसत योग लिया जाता है। ठीक है। तो बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत योग जो होता है, औसत योग, यही आपका क्या होता है, जलवायु होता है। तो मैं क्या बताने वाला हूँ, मैंने कहा कि किसी एक जो है बड़े क्षेत्र की दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक जब वायुमंडलीय दशाएं देखी जाती हैं कि कैसी कैसी वहाँ पे परिवर्तन देखे रहे हैं और एक लंबे समय तक जो है आपकी वायुमंडलीय दशाएं वहाँ पे कैसी रही हैं, उनका जो औसत योग होता है उसको ही हम जो है जलवायु कहते हैं। अब ये दीर्घकालिक का मतलब क्या हुआ। तो दीर्घकालिक का मतलब है कि 30 से प्लस यानी 50 साल, 30 से 50 साल के बीच में, यानी कि अगर किसी क्षेत्र की जलवायु दशाएं देखी जाती हैं तो वो 30 साल से ऊपर देखी जाती हैं कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में 30 साल से ज़्यादा समय या 50 साल के समय के बीच में कैसी जलवायु रही है, कैसी जो है वायुमंडलीय दशाएं रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ये आपने जान लिया। अब जलवायु का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो जलवायु का अध्ययन किस में किया जाता है। जलवायु का अध्ययन जो होता है आपका, उसको कहते हैं आपकी जलवायु विज्ञान या इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान बोला जाता है, जलवायु विज्ञान, ये आपको ध्यान रखना है। तो जलवायु का अध्ययन जिसमें करते हैं उसको जलवायु विज्ञान बोलते हैं। और जो है इसकी स्टडी कौन करता है, इसकी स्टडी जो भारत में की जाती है उसको IMD करता है। तो IMD ये करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जलवायु का अध्ययन जो है कौन करता है, तो IMD करता है। अब हम बात करते हैं कि मौसम क्या है। तो मौसम को जान लीजिए।
तो मौसम क्या है कि अब जैसे ये जलवायु समझी आपने कि बड़े क्षेत्र की बात है, तो मौसम जो होता है वो छोटे क्षेत्र की घटना होती है, वो छोटे क्षेत्र की घटना होती है। यानी कि मैं कहना चाहूँ कि मतलब किसी छोटे क्षेत्र में क्या होना चाहिए, किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकाल में, यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था, दीर्घकाल की बात हो रही थी। और यहाँ हम मौसम की जब बात करते हैं तो उसमें दीर्घकाल की जो है वायुमंडलीय दशाओं को देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दीर्घकाल को, अब इसमें क्या है, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को देखा जाता है। तो दीर्घकालिक की जगह, जैसे जलवायु में दीर्घकाल की बात हो रही थी, इसमें क्या होता है, अल्पकाल की दशाएं जो होती हैं उनकी बात होती है। तो कैसा बात है कि किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत योग क्या होता है, औसत योग क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो ये आपका मौसम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक छोटा क्षेत्र है जिसमें अल्पकालिक, जैसे मान लेते हैं दिन हो गया, सुबह हो गई, या गर्मी का मौसम हो गया, तो ये भी आपके कैसे हैं, मौसम है। यानी कि मौसम में ही इनको अगर रखते हैं कि गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, तो उस तरीके से बात करते हैं। जब छोटे छोटे समय के लिए बात करते हैं, छोटे छोटे समय की बात होती है, चाहे 1 साल की, 6 महीने की, 1 दिन की, 1 घंटे की, तो इस तरीके की बातें जब की जाएंगी, वायुमंडलीय दशाओं को देखा जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मौसम बोलते हैं। और वहीं पे जब उसकी बात करते हैं कि बड़े क्षेत्र में और लंबे समय की बात की जाती है कि 50 साल में, 30 साल में कैसा कैसा यहाँ पे एरिया में जलवायु रही है, कैसी वायुमंडलीय दशाएं रही हैं, तो उसको हम जलवायु बोलते हैं, उसको हम जलवायु बोलते हैं। और छोटे क्षेत्र यानी कम समय की बात करते हैं और छोटे क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो 2 बातें आपने जान ली कि छोटे क्षेत्र में अल्पकालिक समय में वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत योग होता है उसको मौसम कहा जाता है। तो ये बातें आपने जान ली। अब हम बात करते हैं दोनों के अलावा भारत की जो जलवायु है उसके बारे में, कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है। तो ये कैसी है, इस पे बात करते हैं, ये कैसी है इस पे हम बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, ये आपको याद रखना है। तो कैसी है भारत की जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन किया गया था, एक बार पूछा था कि कैसी भारत की जलवायु है, तो आपको ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है। अब इसके बारे में क्या जानने वाली बातें और हैं, तो भारत की जलवायु को इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उसमें आप पूरी जलवायु समझ जाएंगे। तो मैं आपको उसी तरीके से समझाता हूँ कि भारत की जो जलवायु है उसे जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब इनको जब जानेंगे तो पूरी जलवायु आप आराम से समझ जाएंगे। तो ये कारक कौन से हैं उन पे हम बात करने वाले हैं, उनको जान लेते हैं कि कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं। तो अब मैं पहले सबके नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे 1 बाय 1, उनको जानेंगे कि क्या है घटना। तो कुछ मैं पार्ट्स बना रहा हूँ, आप अपने में बनाइए और लिखते रहिए। पहला है जैसे अक्षांशीय अवस्थिति, तो ये आपका अक्षांशीय अवस्थिति होता है। तो एक ये कारण समझेंगे क्या है इसमें, यानी भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। जलवायु आपने समझ ली, भारत की जलवायु समझ किस टाइप की है वो समझ ली। अब उसमें भारत की जलवायु में को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ये समझने वाले हैं। एक हम देखेंगे कि हिमालय की जो अवस्थिति है, हिमालय की अवस्थिति कैसी है, हिमालय की अवस्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे कि समुद्र से दूरी जब बढ़ती है या कम होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, तो समुद्र से दूरी के हिसाब से देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम जानेंगे कि उच्चावच का प्रभाव क्या पड़ता है, उच्चावच का देखेंगे। और फिर देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से, तो हम देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई, तो ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे। इसमें 2 फैक्टर और आते हैं, वो आपको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, तो वो आपके लिए पढ़ने वाले अभी नहीं हैं, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक होता है एनसो और एक होता है इसी में आईओडी। तो आईओडी और एनसो, अब ये एनसो क्या है, तो इसको बोलते हैं एल नीनो, इसको बोलते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो इसको ऑसिलेशन यानी कि एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन,
तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो है ये दोलन जो होता है, एल नीनो की घटना क्या होती है प्रशांत महासागर में और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है भारत की जलवायु पर, उसके बारे में चर्चा होती है। तो अब एल नीनो को हम पूरा अच्छे से समझेंगे, उसकी घटना को। ला नीनो होता है, ला नीनो, एल नीनो, तो इन सबको जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल, इन सबको जानेंगे। आईओडी जो आपकी फुल फॉर्म है, तो ये इसकी बात होगी। आज जो हम भारत की जलवायु को लेकर पढ़ेंगे वो इसको इन सबको जानने वाले हैं। ये कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है अक्षांशीय अवस्थिति को लेकर क्या बात हो सकती है उसको बात करते हैं। तो पहला है कि आपकी अक्षांशीय अवस्थिति, ये आपके अक्षांशीय अवस्थिति को लेकर क्या क्या जो कैसे प्रभावित करती है भारत की जलवायु को, उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमने जैसे अपने परिचय में पढ़ा है कि जो आपका ये भारत है, एक सेकेंड, आपका जो भारत है तो वो जो है इस तरीके से थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, उसको ऐसे ही आप नेगलेक्ट करिए, बस समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो परिचय बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो इधर ये और ये जो अक्षांशीय विस्तार है वहाँ की, इसके अलावा मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार में जो आपके जो इंदिरा पॉइंट है या इंदिरा कॉल है, तो बेसिकली भारत की अवस्थिति देखी थी। तो अब हम जानते हैं कि आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी होती है उस पर क्या होता है, एक विषुवत रेखा 0 डिग्री जो होती है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसके बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं और बाकी अभी भी जान लेते हैं कि विषुवत रेखा है। अब इसके जो उत्तर में और दक्षिण में 23.5 डिग्री करके 2 रेखाएं और होती हैं। तो 23.5 डिग्री और इधर भी 23.5 डिग्री होती है एक रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मकर रेखा, सॉरी हाँ, इसको मकर रेखा बोलते हैं और इसको आपकी कर्क रेखा बोलते हैं। तो दोनों रेखाएं होती हैं और इनके जो बीच का एरिया होता है, इनके जो बीच का क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, वो आपका कौन सा है, ये आपके जो बीच का क्षेत्र है वो आपका कौन सा होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब एक और रेखा होती है, मैं बना देता हूँ इधर दोनों तरफ। यहाँ पे जो रेखा होती है वो 66.5 डिग्री की होती है। तो 66.5, अब इनके जो बीच में मैं आपको बता दूं कि इनके जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं, इसको शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो इसको शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ये आपका पूरा लिखा है, आप इधर से देख सकते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं आप कि जब 23.5 से ऊपर बढ़ रहे हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय है और 23.5 के बीच का जो एरिया है वो आपका कौन सा है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो अब आप भारत की स्थिति जानते ही हैं कि भारत की स्थिति जो है वो 23.5 जो डिग्री की रेखा है वो भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो इधर का एरिया जो हो गया वो भारत का कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय, और ऊपर का जो एरिया होगा वो आपका कौन सा होगा, तो वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भारत की जो अक्षांशीय अवस्थिति है वो क्या कहती है, वो कहती है कि भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में आता है, समझ रहे ना। तो शीतोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में इसका जो है देखा जाता है। तो ये इस तरीके से दोनों तरीके की जलवायु भारत में देखी जाती है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका शीतोष्णकटिबंधीय और ये आपका उष्णकटिबंधीय। तो दोनों तरीके की जलवायु जो होंगी वो देखी जाएंगी। और दूसरी बात, ये अक्षांश दोनों तरीके से जलवायु को प्रभावित करेंगे। कि यहाँ पे क्या होता है, जो 23.5 और 23.5 की डिग्री के बीच में, मैं इसको मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ एक बात और इम्पोर्टेंट, कि जो सन की रेज होती हैं, जो सन इधर आपका है और सन की रेज क्या होती है 23.5 से 23.5 के बीच में डायरेक्ट पड़ती हैं, तो सीधे पड़ती हैं 90 डिग्री पे। तो एक तरीके से देखिए कि ये सीधे सीधे पड़ती हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, हाई हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जब ये 60 डिग्री वाले एरिया में जाती हैं, ऊपर के एरिया में जाती हैं, तो तिरछी हो जाती हैं। तो ये जो है इनकी तिरछी हो जाती हैं। तो इनके यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कंपैरिजन में इस एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है,
समझ रहे हो। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इन एरिया में टेम्परेचर कम होता है। तो दोनों तरीके की हमारे यहाँ जलवायु पाई जाती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा या जानते होंगे कि इस एरिया में टेम्परेचर अधिक रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको अधिक देखने को मिलेगा, और इस एरिया में आपको टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में, साउथ के कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब बाकी चीज़ें और समझी जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अक्षांशीय अवस्थिति जो होती है वो कैसे मतलब भारत को प्रभाव कर रही है जलवायु को। तो आपने देखा कि भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों की जलवायु मिल के बनती है। तो भारत की जलवायु जो हो गई वो उष्णकटिबंधीय भी है और शीतोष्णकटिबंधीय भी। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय की अवस्थिति को लेकर। दूसरा हमारा पॉइंट जो था वो हिमालय की अवस्थिति। हिमालय की अवस्थिति ये क्या प्रभाव डालती है हमारे जो है, हिमालय की अवस्थिति क्या प्रभाव डालती है हमारे इस पे जलवायु पे, भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव डालती है उसको जान लेते हैं। तो मैं आपको मैप बना के बताता हूँ, उसमें आप समझ पाएंगे कि भारत की जो हिमालय है वो किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो आप मैप के जरिए पहले तो मैं आपको हल्का सा चीज़ें बता देता हूँ। तो अब मैं पूरा कर ही देते हैं, चलिए। तो एक तरीके से मान लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हिमालय जब पढ़ा रहा था कि मैंने कहा कि ये आपका जो है हिमालय है, ये आपका हिमालय है, ये आपका हिमालय है। तो ये हिमालय है। तो अब कैसे ये आपकी भारत की जलवायु को प्रभावित करेगा, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो आपका हिमालय है ही, ये हिमालय है। और ये कैसे प्रभाव डालता है, तो पहली बात यहाँ से जो पवनें जाती हैं, जो मानसून जाते हैं, जो कौन से आपके मानसून होते हैं आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो मानसून होते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून, तो उनको रोक लेती है। यानी कि जो हिमालय होते हैं उनको रोकते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून को। इसको दूसरा नाम भी जानते हैं आप सभी, दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इनको रोक कर और यहीं पे भारत में वर्षा करवाने का इनका रोल देखते हैं हम, यानी इस वजह से भी हिमालय इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा वजह क्या है, हिमालय की जो है प्रभाव क्यों डालते हैं कि इधर से जो आपकी ठंडी हवाएं, जो साइबेरियन की शीत पवनें होती हैं, जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें होती हैं, शीत पवनें, उनको क्या करता है हिमालय, रोकता है। तो यहाँ पे हिमालय जो है रोक रहा है, तो हमारे भारत में जो है उनका प्रभाव क्या होता है, कम कर देता है हिमालय। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से, इधर से जो वर्षा करवाने में यहाँ पे रोक लेता है और इधर से इन पवनों को आने से रोकता है। तो इसीलिए हिमालय जो होता है वो भी हमारी भारत की जलवायु के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पवनें शब्द आया वो आप पवनें जान लीजिए कि पवनें 3 प्रकार की होती हैं। इनको और बढ़िया से हम जानेंगे जब हम विश्व ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब जानेंगे इसको। पवनों को मैं बस ऐसे बताता हूँ कि पवनें शब्द आया कैसे है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें जानते होंगे, नहीं तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है एनसीईआरटी प्रोग्राम, उसमें आप जान सकते हैं। अभी हमारा जो है इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है एनसीईआरटी में, अब हम पॉलिटी चला रहे हैं। तो पॉलिटी की जो क्लास 6 की क्लास है वो पूरी हो चुकी है, आप उसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वायु क्या है, तो वायु जो एयर होती है वो आप सभी जानते होंगे कि एयर होती क्या है। तो एक तरीके से क्या है कि एक एयर जो होती है वो आपकी गैसों का मिश्रण होती है। क्या होती है, जो गैसेस होती हैं उसका क्या होता है, का मिश्रण होता है, पहली बात। अब क्या है कि कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये यहाँ पे कैसे बनती हैं। तो मान लेते हैं किसी एरिया की, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि किसी एरिया की वहाँ की जब विशेषताएं, जब ये गैसें धारण कर लेती हैं अपने अंदर, तो किसी बड़े क्षेत्र के जो है एरिया की विशेषताओं को धारण कर लेती हैं, तो उसको हम एयर मास बोलते हैं। अब ये जो पवनें होती हैं तो उसको एयर मास बोल दिया। अब ये पवनें जो होती हैं वो 2 तरीके की गति करती हैं, हवाएं जो होती हैं वो 2 तरीके की गति करती हैं। अब इनकी गति एक तो होती है आपकी ऊर्ध्वाधर, और एक होती है क्षैतिज गति। तो 2 तरीके की गति ये करती हैं, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की तरफ, और क्षैतिज का मतलब इस तरीके से जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं उस तरीके से। तो आपको मैं बता दूं कि पवन किसको बोलते हैं। तो जो हवाएं, जो पवनें, जो वायु जो होती है, जो वायु क्षैतिज गति करती है इस तरीके से, जो वायु क्षैतिज गति करती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। ये याद रखिए। और ये आपकी जो होती है इसको हम वायु बोलते हैं या हवा भी बोलते हैं इसको। तो हवा इसको बोलते हैं जो ऊपर की तरफ जाती है,
और वायु जो क्षैतिज गति कर रही है उसको हम पवन बोलते हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो पवन है वो हमेशा कैसी पवनें मानी जाएंगी, जो क्षैतिज गति करती हैं। क्षैतिज गति करने वाली जो हवाएं होती हैं, जो वायु होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, जो हमारा अगला है कि समुद्र से दूरी किस तरीके से भारत की जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करती है। तो आपकी तीसरा जो आपका पॉइंट है वो समुद्र से दूरी है। समुद्र से दूरी, इसको देखते हैं कि किस तरीके से भारत की जलवायु को ये प्रभावित करती है। तो देखते हैं क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 तरीके से चीज़ें होती हैं। एक ये आपका भारत है, तो ये आपका मान लीजिए भारत है। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अब ये भारत जो है और इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है। मतलब इस तरफ ये आपका हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, ये सारे हैं। तो मैं आपको बता दूं समुद्र से दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो क्या होता है कि जो ये एरिया है इसको बोलते हैं हम तटीय क्षेत्र, और ये तटीय क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्र में हवाओं जो क्या कहते हैं परिवर्तन होता है, तापांतर का जो परिवर्तन होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे तापांतर जो है तटीय क्षेत्रों में तापांतर क्या होता है, वो कम होता है। तापांतर ना के बराबर होता है। तो तापांतर कम होने की वजह से इसमें जो है जो पूरी साल होता है वो एक तरीके से तापमान पाया जाता है, एक तरीके का टेम्परेचर रहता है, इसमें समान टेम्परेचर रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम दूरी बढ़ते जाते हैं, दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही तापांतर क्या होता है, दूरी बढ़ने पर, मैं लिख देता हूँ, दूरी बढ़ने पर तापांतर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये आपका ये बात होगी पहली कि तापांतर जो होता है वो दूरी पे डिसाइड करता है। समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, समुद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, तापांतर बढ़ता है। यानी यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ का एग्जांपल लें, तो यहाँ पे जो गर्मी में अलग टेम्परेचर होगा और सर्दी में अलग टेम्परेचर होगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा सर्दी और गर्मी का वो ज़्यादा होगा। वहीं पे सेम चीज़ यहाँ पे अगर चेक करते हैं सर्दी और गर्मी में, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, तापांतर बहुत कम होता है, और यहाँ पे आपको तापांतर अधिक देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि जैसे शीत ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं 4 डिग्री है, और गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में आपका कौन सा है, मान लेते हैं 45 है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है कि आपका 41 हो रहा है। अब वहीं पे इसकी बात करते हैं, तो जो आपके तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं शीत ऋतु में कितना टेम्परेचर है, शीत ऋतु में यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा आपको, और ग्रीष्म ऋतु में कितना मिलेगा, तो ग्रीष्म ऋतु में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, तो इसमें 30 डिग्री का टेम्परेचर हाईएस्ट जाता है। अब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आप देख रहे हैं 10 का है। तो आप देख रहे हैं कि क्या इससे प्रूफ होता है कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है कि आपके तापांतर में बढ़ोतरी होती है, तापांतर बढ़ता है, और तापांतर बढ़ता है तो जलवायु में भी परिवर्तन देखा जाता है। दूसरी बात मैं इसी में बता दूं कि समुद्र से दूरी का मतलब क्या हुआ, तो क्या होता है कि ये आपका मान लो तटीय क्षेत्र है या पूरा भारत है, ये एग्जाम्पल मान के चलिए पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि पवनें जो होती हैं वो पवनें क्या होती हैं, दिन और रात के हिसाब से चलती हैं। तो पवनें मान लेते हैं कि जब दिन का डे है, आपका दिन का समय है, तो क्या होगा कि अगर दिन का समय है तो ये जो आपका लैंड है यानी भूमि है, और ये आपका सागर है, ये आपका ओशियन है, और ये आपकी लैंड है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, जो लैंड का टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा, वो अधिक होगा दिन के समय। ये दिन का समय है, और दिन के समय क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा, और यहाँ ओशियन का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये टेम्परेचर कम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर जो होता है अधिक होता है। यानी टेम्परेचर अगर कम है किसी जगह का, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वहीं पे टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये आपके जो है पृथ्वी की बात चल रही है। अगर वायुमंडल में देखेंगे तो वायुमंडल में इसमें परिवर्तन आ जाता है, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी आप स्थल पर देखिए कि लैंड भूमि पर क्या क्या घटनाएँ होती हैं। तो अगर किसी जगह का टेम्परेचर अधिक कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि लो प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर बनेगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर कम बनेगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि ओशियन में टेम्परेचर क्या है आपका, कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हवाएं या पवनें जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो दिन में जो हवाएँ होंगी वो कैसे चलेंगी, वो आपके जो है समुद्र से दिन में जो हवाएँ चलेंगी
वो समुद्र से भूमि की तरफ चलेंगी, भूमि की तरफ चलेंगी। ठीक है। और इन्हीं पवनों को क्या बोलेंगे, इन्हीं हवाओं को क्या बोलते हैं, तो इनको जो है सागर समीर या समुद्र समीर बोलते हैं। समीर या पवन है या हवाएं बोल सकते हैं आप, तो इसको ये बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं सी ब्रीज भी बोलते हैं, इसको सी ब्रीज भी बोलते हैं। तो ये आपका नाम हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने बताया कि भूमि जो दिन का समय होता है, तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लैंड जो होती है उसका जो है जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है, अवशोषण शक्ति ज़्यादा होती है पानी की कंपैरिजन में। तो भूमि जो है जल्दी से गर्म हो जाती है सन की रेस से, और क्या होता है कि सागर जो होता है वो देर में गर्म होता है। वहीं पे तो क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाता है और प्रेशर जो है लो हो जाता है। वह ये और यहाँ सागर में देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पे प्रेशर जो है हाई हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ का टेम्परेचर जो है पानी का टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे देरी से ये गर्म होता है और जो भूमि होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। इसी वजह से वहाँ का जो है लेटेंट हीट की बात कर लेते हैं कि लेटेंट हीट अगर एक आप पढ़े होंगे तो लेटेंट हीट इसकी ज़्यादा होती है लैंड की और इसकी जो है कम होती है। मतलब जो इसमें लेटेंट हीट समुद्र में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी लेकिन लंबे समय तक, और इसकी जो होती है जो लैंड होती है वो तेज़ी से अब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है किरणों को, जल्दी गर्म हो जाती है। और ये जो है जो सागर है आपका, उसकी क्या है कि वो टेम्परेचर कम होता है देरी से गर्म होने की वजह से, उसमें प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हवाएं समुद्र से जो भूमि की तरफ चल रही हैं उनको क्या बोलेंगे, सागर समीर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सागर सी ब्रीज होती हैं वो ये होती हैं। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपकी दूसरा, अब दिन की बात होगी, अब नाइट की बात कर लेते हैं। तो रात में क्या होता है कि रात में तो सूर्य ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका जो छाँव आ जाती है। तो क्या होता है कि भारत, मान लो ये है आपकी भूमि और ये आपका समुद्र है। हम वैसे तो आप पूरी पृथ्वी को समझ सकते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हम उस एंगल से समझ रहे हैं भारत के हिसाब से। तो आप इस हिसाब से समझिए कि अब मान लेते हैं रात होगी। अब क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो, या इसको विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, समुद्र की अधिक होती है, क्योंकि इसको ये देर में ऑब्जर्व करती है, यानी कि इसको गर्म होने में, समुद्र जो आपका सागर था उसको गर्म होने में टाइम लगा था, यानी कि एनर्जी वो धीमे धीमे लेता रहा और धीमे धीमे करके निकालेगा भी। तो ये धीमे धीमे करके लिया है तो धीमे करके छोड़ेगा भी। तो इसका जो टेम्परेचर रात में होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा रात में, वो ज़्यादा होगा। अब इसने क्या हुआ, ये लैंड है आपकी, इसका टेम्परेचर दिन में एकदम से बढ़ा था तेज़ी से, तो उसी हिसाब से तेज़ी से इसमें कमी आएगी, यानी ठंडी भी जल्दी होगी। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, रात के समय इसका टेम्परेचर कम होगा। तो अब मैंने जो हमारी जो पॉलिसी चल रही है कि जहाँ टेम्परेचर जो है आपका ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अभी हमने बताया कि जहाँ पे प्रेशर अधिक होता है उस तरफ से हवाएं किसकी तरफ चलती हैं, तो वो है लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यानी उच्च दाब से। ये उच्च दाब का क्षेत्र है और ये निम्न दाब का क्षेत्र है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। अब ये जो हवाएं चल रही हैं इनको क्या नाम दिया जाएगा, तो इन हवाओं को क्या नाम देंगे, इन हवाओं को क्या नाम दिया जाएगा, तो आपकी वो सी ब्रीज थी और ये लैंड ब्रीज होंगी। तो वो सी ब्रीज थी, ये आपकी कौन सी होगी, लैंड ब्रीज होगी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, स्थल समीर। इसको बोलते हैं स्थल समीर, समीर मतलब पवन है। तो इस तरीके से आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि दिन और रात में किस तरीके से प्रभाव पड़ता है जलवायु पे, पवनों पे, उससे क्या होता है मौसम पे भी प्रभाव पड़ेगा। और एक टाइम के बाद जलवायु पे भी इसका प्रभाव देखा जाता है कि जिस किसी एरिया में जब टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहे और फिर उसमें कमी भी आने लगे, तो इन दोनों में प्रेशर की डिफरेंस होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से क्या है, जलवायु में भी परिवर्तन देखे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात होगी। अब हम बात करते हैं उच्चावच को लेके। उससे पहले बात कर लेते हैं, इसी के साथ समुद्र की बात चल रही है तो उसी के लिए हम चौथी बात कर लेते हैं, समुद्र से ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तब हम उच्चावच को पढ़ेंगे, तो समुद्र से ऊंचाई की बात कर लेते हैं कि उससे कैसे परिवर्तन इसमें देखा जाता है। तो समुद्र से ऊंचाई की बात करें या अल्टीट्यूड की बात करें, तो अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, तो अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। अल्टीट्यूड, एक सेकेंड, अल्टीट्यूड की बात कर लेते हैं कि इस पे कैसे आपका प्रभाव देखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जैसे इंडिया का मैप था, अभी मैं इधर बनाता हूँ दोबारा से, कि जैसे ये आपका मैप है, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा
ये जैसे है। अब इसमें क्या परिवर्तन देखा जाएगा, ऐसे कैसे समुद्र की ऊंचाई पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूं इसमें कि समुद्र से ऊंचाई बढ़ने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जब बढ़ेगी, अब अगर हम समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, ये ऊंचाई पर टेम्परेचर क्या होता है, उसमें 1% की कमी आ जाती है, यानी 1 डिग्री की कमी देखी जाती है। तो कमी आती है, तो क्या इसका मतलब क्या समझे आप कि अगर समुद्र तल से या नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 165 मीटर अगर ऊपर जा रहे हैं तो कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 1 डिग्री से। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर जाने पे कितना हो जाएगा, तो आपका लगभग 15 डिग्री हो जाता, सॉरी 6.5 डिग्री हो जाता है। तो 1 किलोमीटर पे आपका कितना लगभग कम हो जाता है, तो आपका 6.5 डिग्री सी की कमी आ जाती है। आप उसमें हिसाब लगा ही सकते हैं कि 16 का गुणा करके देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, अब कैसे ये आपका समुद्र से ऊंचाई प्रभाव डालती है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, वो हम समझते हैं। कि जैसे आपका मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका दार्जिलिंग का एरिया है और ये आपका आगरा है यूपी में। तो ये यूपी में आगरा है। अब ये दोनों एक ही अक्षांश पे पड़ते हैं, ये दोनों जो हैं एक ही अक्षांश पे पड़ते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी ऊंचाई अधिक है। ये आपका कौन सा है, दार्जिलिंग है, मान लेते हैं ये आपका दार्जिलिंग है जो पश्चिम बंगाल का जो है एक ज़िला है, और ये आपका ऊंचाई अधिक है, इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई अधिक है। और ये आपका क्या है, आगरा यूपी में, तो इसकी ऊंचाई क्या है, निम्न कम है। इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कम है। इसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, दार्जिलिंग के कंपैरिजन में। ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, पहली बात आपको जाननी है। लेकिन क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग है, तो क्या होता है कि एक ही टाइम पे, अब क्या है, जैसे मान लो शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में जब आगरा का टेम्परेचर 16 डिग्री सी होता है, मान लेते हैं कि इतना टेम्परेचर आगरा में होता है शीत ऋतु में, तब दार्जिलिंग में टेम्परेचर कितना होगा। या ऐसे मान लीजिए कि दार्जिलिंग में टेम्परेचर शीत ऋतु में मान 4 डिग्री सी है, तो आगरा में उस समय जो आपका 16 डिग्री सी टेम्परेचर होता है। तो कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं कि ऊंचाई के बढ़ने से जो है आपकी जो तापमान में भी परिवर्तन आ रहा है। तो तापमान में जब परिवर्तन देखा जाएगा तो आपकी जलवायु में भी परिवर्तन आएगा। तो ये आपके लिए और जानने वाली बातें थी। तो इस तरीके से आप डिफरेंस देखते जा रहे हैं कि किस किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है जलवायु पर। तो मैं आपको अब हमारा कौन सा अगला है वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। अगली चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं कि समुद्र से, हम ये पढ़ लिए समुद्र से दूरी हमने जानी, समुद्र से ऊंचाई जान लिए, अब हमारा उच्चावच बचता है। समुद्र से दूरी के मामले में एक बात और बता दूं कि आपको, समुद्र से दूरी के मामले में एक बात बता दूं, यही बता देता हूं तो इससे आप आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे। समुद्र से दूरी के मामले में एक बात समझ लीजिए कि कौन सी बातें हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये आपका जो होता है तटीय एरिया होता है, और जब समीर चलती हैं, जब सागर समीर चलती हैं या जो है स्थल समीर चलती हैं, तो क्या होता है कि इस एरिया में आपको कैसा जो है मौसम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको जलवायु देखने को मिलेगी उसको आप जान लीजिए, क्योंकि कई बार आपको पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो जलवायु मिलेगी ये तटीय क्षेत्र में, तो ये तटीय क्षेत्र में आपको कौन सी जलवायु देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पे सम जलवायु, जैसे मैंने आपको बताया कि सम जलवायु मिलेगी। सम का मतलब समान टाइप की, यानी इसमें तापांतर क्या होगा, ना के बराबर होता है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बताया कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो उसमें क्या है, अलग अलग आपको जो है मौसमी दशाएं देखने को मिलेंगी। यानी यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपको जो है जलवायु देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कैसी दशाएं होंगी, आपको चरम दशाएं देखने को मिलेंगी। चरम मतलब एकदम डिफरेंट, गर्मी में कुछ, सर्दी में कुछ, इस तरीके की। लेकिन आपको सम जलवायु क्षेत्र में, जिसको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, इसको मॉडरेट बोलते हैं, इसको मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं, इसको मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। मॉडरेट से समझ रहे हैं आप कि समान रहने वाला जो आपका जलवायु होगी वो आपकी तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आंतरिक भागों में जाएंगे, ये आपके आंतरिक भाग हैं, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें आपको चरम मौसमी दशाएं देखने को मिलेगी। तो चरम मौसमी दशाएं कि सर्दी में ज़्यादा सर्दी है, गर्मी में अधिक गर्मी है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस अधिक होता है। तो ये बात आप जान गए। अब हम बात कर लेते हैं उच्चावच की, जो हमारा आखिरी अभी पॉइंट बचा है, उच्चावच की बात कर लेते हैं। इसको एक तरह से इंग्लिश में रिलीफ बोलते हैं, तो आप रिलीफ के बारे में जान सकते हैं। उच्चावच का क्या अर्थ है वो आपको मैं बताता हूँ कि उच्चावच का क्या मतलब होता है। तो पहली बात, मैं आपको मैप बनाया था, तो ये आपका, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया हुआ, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा एक तरह से पश्चिमी घाट है। क्या है, ये पश्चिमी घाट है। तो अब इसी को एक तरीके से उदाहरण मान के हम समझते हैं
इसको मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूँ कि मान लेते हैं इधर तो पूरा एरिया क्या है आपका, समुद्र है, ये अरब सागर का पूरा एरिया है। तो इसको मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि आपका इस पे जलवायु पे कैसा प्रभाव पड़ता है। कि किसी एरिया में अगर उच्चावच है, उच्चावच का मतलब पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचाई पे या पर्वत क्षेत्र जो होते हैं, उसका प्रभाव जो होता है जलवायु पे कैसा पड़ता है। तो ये मैं जैसे बना रहा हूँ, आप बना लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। कि ये आपका जो है, मान लेते हैं इधर समुद्र है, एक सेकेंड, ये आपका समुद्र क्षेत्र है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। और ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो अब क्या होगा, कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, आपको पता है इधर से मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ये साउथ वेस्ट मानसून जब आएंगे, तो क्या होगा कि ये आपके इससे उच्चावच से टकराएंगे और ऊपर की तरफ जाते हैं। क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनमें टेम्परेचर की कमी आती है और ये ठंडे होने लगते हैं, और ऊपर क्या है, बादल का निर्माण करने लगते हैं। तो बादल का निर्माण करने लगते हैं, और बादल का निर्माण करते हैं तो बारिश भी करवाते हैं, ठीक है। तो क्या देखा जा रहा है कि अगर किसी एरिया में ऊंचावच हैं, यानी पर्वत पठार हैं, तो उस एरिया में क्या होता है कि वहाँ की जलवायु अलग हो जाती है और बाकी एरिया में कुछ अलग आपको जलवायु देखने को मिलेगी। तो कैसा है कि यहाँ पे आपकी तेज़ बारिश होगी, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, आपकी तेज़ बारिश होगी, यहाँ पे आपको तेज़ बारिश यानी कि वर्षा अधिक देखने को मिलेगी। इसको आप इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, आपका हैवी रेनफॉल होगा, यानी कि तेज़ बारिश, तेज़ वर्षा। यहाँ पर आपको कैसी वर्षा देखने को मिलेगी, तेज़ वर्षा, यानी कि हैवी वर्षा, हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। वहीं पे इस साइड में जैसे जैसे आप उच्चावच हुआ, उसने अपने जो पवनों को रोका, उसमें जो ह्यूमिडिटी थी उससे बादल बने, और उस बादल से वर्षा करवाई, और फिर थोड़ा बहुत जो बचता है वो इस एरिया में बादल बनते हैं छोटे छोटे। तो छोटे छोटे बादल इधर बनते हैं और इससे जो वर्षा होती है छोड़ी, तो ये वर्षा जो होगी वो कम वर्षा होगी। तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा, वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। तो अब देख रहे हैं, आप अपना देखिए, परिवर्तन देखिए इसमें कि वर्षा कम हो रही है। तो इस एरिया को क्या बोला जाएगा, इस एरिया को आपको क्या बोला जाएगा, तो वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी जिस जगह पे वर्षा की मात्रा कम होती है तो वो हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होगी, और यहीं पे आपके जो आपका पश्चिमी घाट है उसके पश्चिम के एरिया में तो वो क्या होगा, ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना परिवर्तन आता है उच्चावच की वजह से किसी भी क्षेत्र की जलवायु में। तो आप इस तरीके से डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये पवन मुख है, यानी पवन की तरफ जो आपका पूरा उच्चावच होगा, पर्वत पठार होंगे, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी। और पर्वत के दूसरी तरफ जो पर्वत की वजह से रोक ली गई पवन हवाएं, उससे बाद बादल से बरसात करवा दी गई। उसके बाद जो उसके पश्चिम का एरिया, यानी उसके जो अपोजिट एरिया होता है, विपरीत का एरिया होता है, वहाँ पे वर्षा देख रहे हैं आप बहुत कम हो रही है। और इसी वजह से वहाँ पे क्या है, आपको पठार, मरुस्थल या बंजर भूमि, आपको या कम वर्षा वाले जो हैं वनस्पति देखने को मिलती है। और उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे चीज़ें हैं। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको कई बार बनाया है, तो एक अरावली के एरिया का मैप बनाते हैं, अरावली के एरिया का मैप बनाते हैं। ये आपका राजस्थान का मैप हो गया, तो ये आपके राजस्थान का मैप हो जाता है। और यहीं से हम अरावली को समझ रहे थे कि कैसे कैसे हम अब इसी को एरिया को समझेंगे कि कैसे प्रभाव पड़ता है। कि ये मान लीजिए आपका क्या है, अरावली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये अरावली का क्षेत्र है, ये अरावली पहाड़ियाँ हैं, ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। अब सोचिए कि उच्चावच का क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपका जो है इस पूरे में, इधर देखिए यहाँ पे आपका पूरा मरुस्थल है, पूरा मरुस्थल का एरिया है, और इधर आपका जो है खेती है, कृषि क्षेत्र है। यहाँ पे ठीक ठाक वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा जो है आपके लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और यहाँ पे आपकी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो क्या है कि उच्चावच का मतलब होगा ये अरावली पहाड़ियाँ। तो अरावली पहाड़ी के होने से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या होता है, मैं एक और बता दूं आपको कि जैसे जब अरब सागर की शाखा होती है, पढ़ाएंगे इसमें आगे और बात होगी, जब अरब सागर की जो है पवनें चलती हैं, अब अरब सागर से जब दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और अरावली के समानांतर होने की वजह से वो आगे निकल जाते हैं, आगे समानांतर होने की वजह से आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जब तक टकराएंगे नहीं तब तक बादल बनेंगे नहीं, बादल नहीं बनेंगे वर्षा नहीं होगी। तो इस तरीके से आगे निकल जाते हैं, और आगे के क्षेत्रों में जब हिमालय से टकराकर, इधर आपका हिमालय है, उससे टकराकर वहाँ पे वर्षा करवाते हैं, तो ये एरिया सूखा रह जाता है। ऐसे ही इधर से जो आपकी बंगाल की खाड़ी की जो आपकी जो पवनें जो मानसून लेके आती हैं, वो आप कैसे देख सकते हैं कि ये आपकी इधर आती हैं, एक सेकेंड, और ये आपकी आ रही हैं इधर से। ये आपकी कौन सी हैं, तो ये आपकी कौन सी हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली पवनें हैं।
तो मानसून जो इधर की जो पवनें लेके आ रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये आपकी कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब समझिए कि आप क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा आ रही है, अरावली पहाड़ी से टकराती है और यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे वर्षा करवा देती है, इस एरिया में वर्षा करवाती है। तो इस एरिया में तो वर्षा इससे ज़्यादा हो रही है और इस एरिया में वर्षा नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन आ गया, यहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ आ गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उच्चावच का भी जलवायु में कितना जो है प्रभाव होता है, वो आपने समझ लिया है। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं और कल हम समझेंगे इसके आगे की चीज़ें कि क्या है शीतोष्ण चक्रवात। इसी से आगे बढ़ते हुए जलवायु को हम 2-1 क्लास में और समझेंगे। तो आप कल हम जो पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण चक्रवात के बारे में, भूमध्य सागरीय चक्रवात भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से क्या है इसकी कहानी पूरी समझेंगे और क्या होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है, वो कल हम पूरी बात करने वाले हैं। और आगे की चीज़ें जानेंगे कि ऋतुएं क्या हैं हमारी, ऋतुओं के बारे में जानेंगे। तो ये कल हमारे टॉपिक रहने वाले हैं ऋतुएं। हो सकता है तो कल ही आपकी जलवायु जो है टॉपिक ख़त्म हो जाए, और नहीं तो एक और क्लास लिया जाएगा तो उसमें पूरी जलवायु आपकी पूरी ख़त्म होने वाली है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे और मज़ा आने वाला है अगली क्लास में। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और देखते रहिए दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम। और थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, हमारा मोटिवेशन आपसे ही बढ़ते रहता है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है और लाइक कर दीजिए। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। इससे क्या है, आपको पीडीएफ कई क्वेश्चंस जो आपकी क्वेरीज होती हैं उसके आंसर्स आपको सब मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।